Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. Students, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया था नेशनल इनकम को. नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे. आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट. अभी मनी एंड बैंकिंग लेफ्ट है, आई नो दैट, बट उसको हम लोग इस यूनिट को कवर करने के बाद करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट. आप लोगों ने 11th क्लास में डिमांड एंड सप्लाई किया था. आप लोग गो थ्रू हुए थे डिमांड एंड सप्लाई की, और यहाँ पर आप लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई करेंगे. डिफरेंस क्या है डिमांड एंड सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में? जब हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, सो वो किसी इंडिविजुअल के डिमांड और मार्केट की डिमांड होती है, या फिर किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई या फिर मार्केट की सप्लाई होती है. लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं एग्रीगेट डिमांड की, सो एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई भी पूरी इकोनॉमी की सप्लाई से रिलेटेड है. सो डिफरेंस है कि वहां पर आपका डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में आया था, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है. सो ये मैक्रो की स्टडी कराएगा, ये होलसम की स्टडी कराएगा, ये पूरी इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई को शो करेगा. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है. एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में वो प्लान कर रहे हैं. यहाँ पर ये प्लान वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि प्लानिंग टू बाय है. दे हैवंट बॉट, दे आर प्लानिंग टू बाय. सो वो प्लान कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए उनकी गिवन लेवल ऑफ इनकम में. सो यहाँ पर जो उसकी टोटल वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड. सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? एक है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्लानिंग टू बाय, गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. सो आगे हम जानते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. सो कंपोनेंट्स अगर देखें तो इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं. ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके. देन उसके बाद सेकंड होता है कंपोनेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है बेटा? ये करती हैं फर्म्स. देन उसके बाद होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि सरकार के द्वारा किया जाने वाला जितना भी खर्चा है, यानी कि एक इकोनॉमी की नीड को पूरा कराने के लिए जितना भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की डिमांड जो गवर्नमेंट करती है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं. इसको जी से डिनोट किया जाता है. देन उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? दैट इज एक्स माइनस एम, मीन टू से दैट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. यानी जितना हमने टोटल एक्सपोर्ट करा कंट्री से और जितना हमने टोटल इंपोर्ट करा कंट्री में, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट. सो इनको डिनोट किससे किया जाता है? सी से डिनोट किया जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, आई से डिनोट किया जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट किया जाता है जी से, एंड नेट एक्सपोर्ट को डिनोट किया जाता है एक्स माइनस एम से. सो हमें ये कंपोनेंट्स ध्यान रखने हैं. मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं. AD इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. बेटे 12th क्लास में आपकी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपको 2 सेक्टर मॉडल के बेस पे कराया गया है. आपका जो इनिशियल चैप्टर था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सेक्टर मॉडल दिखाया था. एक था हाउस होल्ड और दूसरा था
फर्म। सो यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड को भी स्टडी हम 2 सेक्टर के बेस पे करेंगे। 2 सेक्टर मॉडल के बेस पे हम अगर एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करते हैं तो हम यहाँ से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को हटा देते हैं। हम स्टडी करेंगे AD इज इक्वल टू C प्लस I के बेस पे। फाइन। सो अगर हम देखें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, इससे रिलेटेड हम एक स्केड्यूल बनाएंगे। एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल है जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, कितनी हमारी कंजम्पशन है, कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना एग्रीगेट डिमांड है। उसे जानने से पहले सबसे पहले ये जानना है कि जब भी हम यहाँ पर कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो बिकॉज इवन एट द ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम कंज्यूम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है उस टाइम पे जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उस कंजम्पशन को क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और उसे किससे डिनोट किया जाता है? C बार से, स्मॉल c बार से। देन उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है बेटा तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो कि इनकम के साथ साथ बढ़ती जाती है, यानी विद द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन टू से दैट यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बिल्कुल हर लेवल ऑफ इनकम के साथ ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सो चलिए चलते हैं हमारे स्केड्यूल की तरफ। एक एग्रीगेट डिमांड का हम स्केड्यूल बनाते हैं जिसमें इनकम जो है वो इनिशियल लेवल पे 0 है, देन 100 है, देन 200, 300, 400, 500 एंड 600। यहाँ पर जो इनकम है ये 100 के लेवल से क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब कंजम्पशन देखते हैं। ये हाइपोथेटिकल टेबल है बेटा। कंजम्पशन हमारा क्या है? 40, देन 120, देन 200, देन 280, देन 360, 440, देन 520। अब यहाँ पर कंजम्पशन हमने किस रेशियो से बढ़ाई है? 80 के। 80 का डिफरेंस आपको सब में मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? ये ऑटोनॉमस है तो ये क्या हो जाएगी? फिक्स्ड होगी। ये हमने फिक्स रखी है 20, जो कि सारे लेवल ऑफ इनकम के साथ क्या आ जाएगी? 20। देन उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को ऐड करते जाएंगे। 60, 140, 220, 300, 380, 460 एंड 540। बेटा यहाँ पर अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो डायग्रामेटिकली हमारा कैसे प्रेजेंट होगा? ये यहाँ पर y एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड होगा जिसको हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, x एक्सिस में आपका इनकम होगी, देन उसके बाद ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी क्योंकि ये सारे लेवल ऑफ इनकम के साथ सेम है, कोई चेंज नहीं है। कंजम्पशन आपका क्या होगा? 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये आपका 40 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इनिशियल लेवल से शुरू ना होकर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा और ये भी अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, ये लाई करेगी कंजम्पशन के ऊपर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल? बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल इक्वल है, जो कि क्या है? आई में कोई चेंज नहीं है। दैट्स वाई इन दोनों के बीच भी 80 का डिफरेंस पाया जाएगा। एग्रीगेट डिमांड में भी सेम 80 का डिफरेंस है जैसे कि कंजम्पशन में 80 का डिफरेंस आया है, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो क्या है? वो यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एग्रीगेट डिमांड के, और एग्रीगेट डिमांड को हम किस तरीके से
स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग एग्रीगेट सप्लाई पे आएंगे। So students, I hope you liked my videos, and if you liked my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.